नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। एनडीए सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची की तैयार। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को चुना अपना नेता। पीएम मोदी आज आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की करेंगे शुरुआत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रोम में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का किया उद्घाटन। आज 10वें मेडिटेरेनियन डायलॉग में होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण मामूली सुधार के बावजूद बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पाबंदियों में छूट पर हो सकता है फैसला। तो आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। अगर लोकसभा की बात की जाए तो आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। पहला विधेयक बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 होगा। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करेंगी और इसके साथ ही लोकसभा में दूसरा विधेयक रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ होगा। रेल संशोधन विधेयक 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पेश करेंगे। साथ ही साथ लोकसभा में कई अहम पत्र सभा के पटल पर पेश किए जाएंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आज एक अहम विधेयक शामिल किया गया है। राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को किंजरापुर राम मोहन नायडू द्वारा विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उच्च सदन में आज सभापटल पर महासचिव द्वारा पत्र रखा जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना अपना वक्तव्य देंगे। और देश में किस तरह से सहकारिता को बढ़ावा दिया गया है, इसकी बानगी अब पूरा विश्व देख सकेगा। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए के 130 वर्ष के लंबे इतिहास में ये पहली बार होगा जब भारत पहली बार आज से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोपहर करीब 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने विकास के कई प्रतिमान गढ़े हैं। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार, किसानों के कल्याण की बात हो या फिर कारगर विदेश नीति, देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जी हां, भारत 25 से 30 नवंबर 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 साल के लंबे इतिहास में ये पहली बार है कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आमसभा का आयोजन भारत में हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप प्रधानमंत्री, मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री,
आईसीए के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। इस दौरान लगभग 100 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक विदेशी अतिथि भी शामिल होंगे। सम्मेलन की थीम सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण रखा गया है। साथ ही इस दौरान कुछ खास मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा, जिनमें सक्षम नीति और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को सशक्त बनाते हुए सभी के लिए समृद्धि का सृजन, सहकारी पहचान की पुष्टि और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए समृद्धि को साकार करना आदि जैसे विषय होंगे। देश में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से 54 बड़ी सहकारिता पहलू के शुरू होने से जीडीपी में भी सहकारी हिस्सेदारी बढ़ी है। चाहे वह पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो या जहां सहकारी समितियां नहीं थी, उन क्षेत्रों में बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन, इन सभी कदमों ने भारत को वैश्विक पटल पर अग्रणी रखा है और भारत सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय गांव की थीम पर स्थापित हाट में भारतीय सहकारी समितियों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाएगा। आईसीए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में रोड शेल पायनियर्स अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। यह आयोजन भारत के सहकारी क्षेत्र को न सिर्फ गति देने का काम करेगा, बल्कि कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान कर सहकार से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। मुंबई में आज भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने की उम्मीद है। भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती हैं, तो वहीं भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने राज्य में 235 सीटों पर जीत हासिल की है। महायुति के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को नेता चुना है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का फैसला आज हो जाएगा। 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करते हुए भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने रविवार को मालाबार हिल स्थित राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों वाला राजपत्र और भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की प्रतियां उन्हें प्रस्तुत की। और बात करें संभल की, तो उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि दंगों के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। जामा मस्जिद के आसपास पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। और प्रदूषण की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में पहले से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में सुबह से AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया। शादीपुर में AQI 346 दर्ज किया गया है, तो मुंडका में AQI 340 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 334 और वजीरपुर में AQI 328 दर्ज किया गया है। राजधानी के इस बढ़ते प्रदूषण स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट ये तय करेगा कि ग्रेड 4 के तहत लगी पाबंदियों को जारी रखा जाएगा या फिर उसमें कुछ छूट दी जाएगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में एंट्री पॉइंट्स पर ट्रकों की एंट्री पर लगी पाबंदी की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। तो वहीं डॉक्टर वायु प्रदूषण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के हित और प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आज तक 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।
और इटली की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रोम में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे भारत और इटली के संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये भारत इटली साझेदारी के निरंतर विस्तार के अनुकूल है। इसमें हमें इटली में भारतीय समुदाय की बेहतर सेवा करने में भी मदद मिलेगी। एस जयशंकर अपनी इटली की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन संस्थान ISPI द्वारा आयोजित मेडिटेरेनियन डायलॉग के 10वें संस्करण में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वो G7 के विदेश मंत्रियों की आउटरीच बैठक का भी हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि इटली ने इस बैठक के लिए भारत को मेहमान देश के तौर पर निमंत्रण भेजा है। In the last decade, the Indian government has been very deeply committed to the welfare and well-being of the Indian community abroad. We are committed at times of difficulty and distress, such as COVID, sometimes of extreme stress, which has happened in a few other countries. Our responsibility is to make it easier for you to live and work abroad, so that anything which the Indian system has to deliver for your well-being is done better, smoother, more efficiently. बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, तो इफ्फी 2024 फिल्म मेकिंग के इतिहास और भविष्य समर्पित एक आयोजन है। खास तौर पर ये मंच आने वाले वक्त के फिल्म निर्माताओं के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में उभर कर सामने आया है। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो भी एक ऐसी ही चुनौती रही, जिसमें युवा फिल्म मेकर्स को बनानी थी फिल्म, और वो भी महज 48 घंटों में। 55वें इफ्फी में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल का समापन बेहद शानदार रहा। इसके तहत 13 फिल्म निर्माण विषयों में 100 उभरते रचनाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 55वें इफ्फी में पिछले संस्करणों की तुलना में इस बार प्रतिभागियों की संख्या अधिक थी। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में इस बार 100 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शिरकत की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने, साथ ही उनके साथ मौजूद थे पूर्व सचिव अपूर्व चंद्रा और अन्य गणमान्य अतिथि। There are now creators in every village, in every Mofussil town, in the nook and corner of our country, and the time it takes for an idea to become a product, and that product to become a monetized product, has completely shrunk. And I think that provides all of you a completely new world of opportunities. And you should look at that as a huge, what you call, as in these strength, weaknesses, opportunities and threats. This is what is going to be the biggest opportunity and the strength part. CMOT का मुख्य आकर्षण था 48 घंटे की फिल्म निर्माण चुनौती, जिसमें 20 सदस्यों वाली 5 टीमों ने शिरकत की। उनके द्वारा बनाई गई 5 लघु फिल्में भी दिखाई गई। टीम ग्रीन द्वारा बनाई गई फिल्म गुल्लू सबसे ज्यादा पसंद की गई और विजेता घोषित की गई। We watched 5 films and all of them were excellent. And as was said by all of you, that in the short time, the cinematography, the kind of shots which were taken, the acting, everything was very enjoyable. But the film, the winner of the best film, what we have already awarded today twice, and that is the film which is going to get the best film also, that is Gullu. तो ग्रीन गुल्लू ने जीत लिया है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का ये चैलेंज, और एंट्री हो गई है भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में आप लोगों की। सबसे पहले किस तरह का अनुभव रहा यहाँ पर गोवा आने का, इफ्फी का हिस्सा बनने का? बहुत चैलेंजिंग था 48 आवर में फिल्म पूरी करना, बट ऑल टीम लाइक डायरेक्टर्स, एडिटर्स एंड एवरीवन वर्कड रियली वेल। मैं अपनी टीम को लेकर बहुत खुश हूँ, जैसे उन्होंने इस फिल्म को जिंदगी दी। ये बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, सबने अपने अपने आइडियाज़ हमारे पास लाए। म्यूज़िक में ये युक्ता ने अपना म्यूज़िक कंपोज किया। हम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं था हम लोग क्या म्यूज़िक करने वाले हैं। युक्ता केम विद द म्यूज़िक और इन द एंड शी आल्सो sang द सॉन्ग, जो अनफॉर्चुनेटली कट कर दिया, लेकिन इट वाज वेरी कोलैबोरेटिव, एवरीवन वाज डूइंग ऑल द जॉब्स। जो बाकी टीम्स के कंपोजर हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, बिकॉज मैं यहाँ बिना किसी सिस्टम के यहाँ पर आई थी। कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं था, बस मेरा वॉइस था मेरे पास, तो आई यूज दैट। इफ्फी 2024 ने इन युवाओं को एक मंच दिया इंडस्ट्री के दिग्गज
कलाकारों, विशेषज्ञों से रूबरू होने का। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। और अब बात भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। जी हाँ, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रविवार को जमकर भीड़ देखने को मिली। मेले में जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य दिवस समारोह में शामिल हुए, तो वहीं बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार पंडाल का उद्घाटन किया। दिल्ली के भारत मंडपम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रविवार को हर तरफ केवल भीड़ ही भीड़ थी। मानो दिल्ली एनसीआर का हर व्यक्ति मेले का दीदार कर लेना चाहता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा भीड़ तो महिलाओं के लिए लाए गए सौंदर्य प्रसाधनों पर देखने को मिली। यहाँ मिल रहे अच्छे रुझानों से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आया। हमने इस बार विटामिन सी को काफ़ी हाईलाइट किया है, और जैसे उसके साथ जैसे हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं, प्लस हम ग्लूटाथायोन को एक एजेंट लेके आए हैं। तो बहुत कुछ टेक्निकल और प्लस हर्बल का ये मिक्स है, तो जो कि कस्टमर की स्किन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, हेल्दी करेगा। और यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना भीड़ होगा, तो जो उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ है, तो अच्छा लग रहा है देखकर के कस्टमर आ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। रविवार को ही बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने विकसित बिहार की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाने वाले बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। विकसित भारत 2047 की थीम के तहत आयोजित इस मेले का बिहार साझेदार राज्य के रूप में हिस्सा ले रहा है। हॉल नंबर 2 में स्थित बिहार पवेलियन राज्य की सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक प्रगति का जीवंत प्रदर्शन कर रहा है। बिहार पवेलियन में बिहार सरकार की हम लोग की कोशिश रही कि बिहार जो हमारी एक बहुत ही समृद्ध विरासत रही है, हमारी संस्कृति बहुत ही गौरवशाली, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, और जो एक आधुनिक बिहार है, जो विगत 19 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसको दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। साथ ही कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ओडिशा का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विकसित ओडिशा विकसित भारत 2047 की थीम पर पंडाल को सजाया गया है। यहाँ पर ओडिशा की प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों की सांस्कृतिक छवियां साफ देखी जा सकती हैं। ये है दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ओडिशा का पंडाल, जो अपनी विरासत और प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों की सांस्कृतिक छवियों के साथ साथ प्रौद्योगिकी, विज्ञान और आधुनिकीकरण के साथ साथ भारत की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। इसके प्रवेश द्वार पर मुक्तेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठित मूर्तिकला, कोणार्क और राज्य के विरासत स्थल रत्नागिरी के बौद्ध स्मारकों की प्रतिकृतियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंडाल में एक अति आधुनिक बुलेट ट्रेन की छवि रखी गई है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि देश में परंपरा और तकनीक किस तरह साथ साथ चलती हैं। विकसित ओडिशा विकसित भारत 2047 की थीम के अनुसार ही पंडाल को सजाया गया है। इसमें हम ओडिशा का विरासत को लेकर विकास की ओर जो बढ़ रहे हैं, ओडिशा 2036 तक जो विकास हमारा जो कल्पना है, जो हमारा सोच है, वो जो हमारा लक्ष्य है उड़ीसा का सरकार का, वही हम प्रदर्शित किए हैं। उसी के साथ हम जा रहे हैं और उड़ीसा के विकास के साथ साथ हम जब 2036 में हमारा विकास हो जाएगा, हम पूरी तरह हो जाएंगे, उसी में हम इंडिया का जो भारत का जो विकास है उसी में हम साथ देंगे और भारत के विकास के रथ को हम आगे लेकर जाएंगे। ओडिशा पंडाल में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए करीब 25 स्टॉल लगाए गए हैं। ग्रामीण उत्पाद और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पाद इस पंडाल में काफी संख्या में लोगों को लुभा रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मांग वाले कुछ उत्पादों में कंधमाल की हल्दी और विभिन्न मसाले हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए 1000 से अधिक कंपनियों के साथ साझेदारी की है। एनसीएच ने अपने
कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत ये साझेदारी की है। ये कंपनियां ई कॉमर्स, यात्रा और पर्यटन, निजी शिक्षा, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, रिटेल आउटलेट, ऑटोमोबाइल, डीटीएच, केबल सर्विसेज, बैंकिंग और अन्य प्रमुख क्षेत्रों से हैं। इसके अलावा कन्वर्जेंस साझेदारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 2017 में 263 कंपनियों से लगातार बढ़कर अब 1009 कंपनियों तक ये पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी हेल्पलाइन की दक्षता बढ़ाने, त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण को सक्षम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में इन साझेदारों की भूमिका पर प्रकाश डालती है। साझेदारियां ये सुनिश्चित करती हैं कि उपभोक्ता शिकायतों का निपटान मामले के पहले स्तर पर ही कर लिया जाए, जिससे उपभोक्ता के भरोसे में बढ़ोतरी हो सके। देश में एग्रीटेक स्टार्टअप की फंडिंग में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी गैप को भी भरने की महत्वपूर्ण क्षमता है। आरबीआई के एक पेपर के मुताबिक मौजूदा समय में देश में 19 एग्रीटेक यूनिकॉर्न और मिनीकॉर्न हैं जो एआई जैसी उभरती टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और मॉडल विकसित कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देश के एग्रीटेक इकोसिस्टम में निवेशकों की रुचि भी पहले के मुकाबले में अब ज्यादा बढ़ी है। 2021 में निवेशक बढ़कर 1.25 अरब डॉलर हो गया था, जो 2019 में 370 मिलियन था। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप फंड्स, एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर इनिशिएटिव्स जैसी सरकारी पहल से एग्रीटेक स्टार्टअप्स को समर्थन मिला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार की एक टीम सांप्रदायिक समूहों के बीच 7 दिवसीय युद्ध विराम समझौते में मध्यस्थता करने में कामयाब रही है। बीते 7 दिनों के दौरान जारी हिंसा में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में कम से कम 68 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के सूचना मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को इस बात की जानकारी दी कि शिया और सुन्नी दोनों नेताओं के उन हमलों को रोकने पर ये सहमत हुए हैं जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गुरुवार को बंदूकधारियों द्वारा यात्री वाहनों के काफिले पर हमला करने के बाद शुरू हुए थे। इन हमलों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर शिया मुसलमान थे। सरकार और स्थानीय पुलिस कई दिनों से चल रही इन झड़पों को रोकने और इलाके में शांति बहाल करने में जुटी हुई थी। बात करें खेलों की तो भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश आज से विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। 14 बाजियों की ये चैंपियनशिप 12 दिसंबर तक चलेगी। गुकेश का लक्ष्य विश्वनाथन आनंद के बाद इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर होगी। भारत के युवा डी गुकेश का पलड़ा विश्व शतरंज चैंपियनशिप मुकाबले में अनुभवी डिंग लिरेन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। मुकाबले की बात की जाए तो 14 क्लासिकल मुकाबले खेलने हैं और पहले 7-5 अंक हासिल करने वाला खिलाड़ी विजेता के तौर पर सामने होगा। मुकाबला टाई रहने पर कम अवधि के मैच के जरिए विजेता का फैसला होगा। लिरेन 2023 में खिताब जीतने के बाद से लगातार औसत प्रदर्शन के बाद विश्व रैंकिंग में खिसककर 23वें स्थान पर आ गए हैं। दूसरी ओर गुकेश विश्व रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अप्रैल में कैंडिडेट्स खिताब जीतकर लिरेन के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप मुकाबला खेलने का हक हासिल किया था। और पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हार का खतरा मंडराने लगा है। भारत द्वारा 514 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 2 रन बना लिए हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लिए हैं। इससे पहले तीसरे दिन भारत ने यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के शतक की मदद से दूसरी पारी 6 विकेट पर 487 रन की बनाकर घोषित की। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में पहला और करियर का चौथा शानदार टेस्ट शतक जमाया। यशस्वी जायसवाल 161 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले मैच में शतक जमाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। उनसे पहले सुनील गावस्कर ने
1977 और एस जयसिम्हा ने 1968 में ये कारनामा किया था। वहीं केएल राहुल 77 रन बनाकर आउट हुए। कोहली ने टेस्ट करियर का 30वां शतक लगाने में सफलता पाई। उनके शतक लगाते ही कप्तान बुमराह ने पारी घोषित कर दी। कोहली 100 और नीतीश कुमार रेड्डी 38 रन बनाकर नाबाद रहे। शतरंज के विश्व चैंपियनशिप मुकाबले की शुरुआत सिंगापुर में होने जा रही है, जहां भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच मुकाबला होना है। ऐसे में इस मुकाबले से पहले भारतीय शतरंज ओलंपियाड टीम के कोच श्रीनाथ नारायणन ने हमारे संवाददाता गौरव कुमार से खास बातचीत की है। आपको छोड़े जाते हैं इस खास बातचीत के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। हमने उनसे आपकी बात भी कराई और उनको सामने भी लेके आए। लेकिन इस कामयाबी के पीछे, पर्दे के पीछे, कोच श्रीनाथ नारायणन का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीनाथ, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई कि भारतीय टीम ने जो है वो शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचा। हालांकि समय हो चुका है, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी कामयाबी थी। तो क्या कहेंगे उस कामयाबी के बारे में, और साथ ही साथ देश में उस कामयाबी के बाद किस तरह से शतरंज का खेल जो है वो पूरी तरह से बदला है? वो काफ़ी प्राउड मोमेंट था, हिस्टोरिक मोमेंट था। हमने ओलंपियाड का इतिहास में पहली बार गोल्ड जीत चुका था, दोनों, और 2 गोल्ड जीत चुका था ओपन और वुमेन में। सो काफ़ी हिस्टोरिक और प्राउड मोमेंट है। अगर बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो कि डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच मुकाबला है, तो उस मुकाबले को कैसे देखते हैं और कितना कॉन्फिडेंस नोट पे पाते हैं आप डी गुकेश को? गुकेश क्लियर फेवरेट है। आखिरी 2 साल में अगर हम गुकेश और डिंग का गेम्स हम देखें तो गुकेश डेफिनेटली बेटर खेल रहा है। और ओलंपियाड में भी गुकेश का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था और डिंग थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। सो गुकेश क्लियर फेवरेट है, आई थिंक। पर उसका फर्स्ट टाइम भी है वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच में, ए स्टेज में। सो इसलिए मैं कंजर्वेटिवली 60% एस्टिमेट दे सकता है गुकेश के लिए। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ डी गुकेश? गुकेश बहुत यंग है, ही इज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड अभी, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए खेल रहा है। एक एडवांटेज यंग होने में कि उसका फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है, अडेप्टेबिलिटी बेटर है, चेंजेस बेटर कर सकता है, स्पेशली ऑन द गो। सो ये गुकेश का एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। डिंग लिरेन भले ही अभी मेंटली बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, उन्हें ज़्यादा अनुभव भी है। तो किन बातों का डी गुकेश को जो है वो ध्यान रखना होगा? गुकेश कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और उनका जो प्रोसेस सही करना है वो मेक श्योर करना कि वो कर रहा है। सो बेसिक्स राइट होना चाहिए। तो ये है श्रीनाथ नारायणन, जिनकी टिप्स ये है कि गुकेश को अपनी एबिलिटी पे खेलना होगा, बहुत ज़्यादा हायर कॉन्फिडेंस या कहना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस की डोज से जो है वो बचना होगा, क्योंकि डिंग लिरेन जो हैं वो अपने आप में एक नामी प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, और अभी फ़िलहाल वो वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर ही इस मुकाबले में जो है वो उतरेंगे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।